नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट को लेकर है। पिछले साल आर्मी की तरफ से अपने फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट के लिए एक ऑफिशियल RFI को इशू किया गया था, जिसमें आगे चल के इंडियन आर्मी के लिए लगभग 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को खरीदने का प्लान किया गया था। अभी बताया जा रहा है कि इस टेंडर में अभी LND की तरफ से अपनी बिड को आर्मी के पास सबमिट किया गया है। वैसे अभी काफ़ी हद तक हम इंडियन सिस्टम को ही प्रेफरेंस देने वाले हैं और अभी हमारी लाइट टैंक की प्रोजेक्ट के अंदर भी इंडियन सिस्टम को ही इंडक्ट करने का फैसला किया जा चुका है। अभी LND की तरफ से अपनी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आर्मी के पास सबमिट किया गया है, जिसके बाद ये बताया गया कि LND को अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर आर्मी के लिए ऑफर किए जाने वाले इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। वैसे अभी ये जो 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को आर्मी में शामिल किया जाएगा, इनको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके शामिल किया जाएगा, जिसमें से 55% जो होने वाले हैं वो प्योरली कॉम्बैट व्हीकल होने वाले हैं, जिसमें गन्स को माउंट किया जाएगा। इसके बाद जो 20% होने वाले वो कमांड व्हीकल होने वाले हैं और 25% कमांड और सर्वेलेंस व्हीकल होने वाले हैं। वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को भी जल्दी से जल्दी फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि 2026 तक इसके अंदर बनने वाले पहले व्हीकल को आर्मी में शामिल करने का प्लान किया गया है। अभी LND के अलावा 2 और इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी इसमें आर्मी की तरफ से शामिल किया जाएगा, जो कि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को सप्लाई करने के लिए प्रोटोटाइप को डेवलप करने वाले हैं। और फिर उसके बाद आर्मी की तरफ से उनको इवेल्युएट करने के बाद उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि आगे चल के इंडियन आर्मी का मेन फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होने वाला है। अगला अपडेट सी थ्रो आर्मर कैपेबिलिटीज को लेके। ये वो काबिलियत है जो कि आर्मर्ड व्हीकल के क्रू मेंबर्स को या टैंक्स की क्रू मेंबर्स को हैच को बंद करने के बाद भी अपनी पूरी 360 डिग्री पर नजर रखने की काबिलियत देता है। अब नॉर्मली हम जब कार को चलाते हैं या ड्राइव करते हैं तो हम लगभग चारों तरफ देख सकते हैं, क्योंकि कार्स में ग्लास एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है और ORVM या IRVM जैसे मौजूद होते हैं, तो उनकी मदद से हम कार के लगभग चारों तरफ देख सकते हैं। लेकिन टैंक में या इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में ऐसे सिस्टम नहीं होते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से आर्मर से प्रोटेक्टेड रहते हैं और सामने बस छोटा सा व्यू एरिया होता है, जहां से जो क्रू मेंबर होते हैं वो आगे की तरफ देख सकते हैं। और नॉर्मली जो टैंक का कमांडर होता है वो टैंक की हैच को ओपन करने के बाद चारों तरफ नजर रखता है। लेकिन इंटेंस फायर फाइटिंग सिचुएशन में अगर टैंक को अपना हैच को बंद करना पड़ता है तो साइड से अगल बगल से चुपके से इन्फेंट्री यूनिट की तरफ से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से टैंक के ऊपर निशाना लगाया जा सकता है, जिसका पता तक भी टैंक के अंदर मौजूद क्रू मेंबर को नहीं लगने वाली। अभी इसी वजह से सी थ्रो आर्मर सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें भले ही टैंक के अंदर क्रू मेंबर हैच को बंद करके बैठे होंगे, लेकिन अंदर रहकर भी वो पूरे 360 डिग्री पर नजर रख पाएंगे और इससे हमारे क्रू मेंबर्स को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस मिलने वाला है। अब ऐसे ही एक सिस्टम को अभी मुंबई बेस अजना लेंस की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम अजना एहसास रखा गया है। इसमें हाई रेजोल्यूशन की डे नाइट कैमरा का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बेहतर तरीके से सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड कर सकता है और आगे चल के इसको इंडियन आर्मी की एग्जिस्टिंग टैंक और फ्यूचर मेन बैटल टैंक में या आर्मर्ड व्हीकल में इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी अजना लेंस की तरफ से बताया गया है कि वो इसकी फील्ड ट्रायल को कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आगे चल के वो इसको इंडियन आर्मी की मेन बैटल टैंक्स में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके। आप सब पिछले कई सालों से सुनते आ रहे होंगे कि भारत की तरफ से अभी $5 बिलियन की डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करने का एम रखा गया। अब कुछ साल पहले तक हम हमारी मैक्सिमम डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी धीरे धीरे हम अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर चुके हैं। अब वैसे हाल ही में ही भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी हासिल किया गया था और कल ही भारत और फिलीपींस के बीच ऑफिशियली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग $375 मिलियन है और आगे चल के अगर हम सच में हमारी $5 बिलियन की डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करना चाहते हैं तो हमें और भी ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की जरूरत पड़ने वाली है। अब जब भी हम कोई डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अभी ब्रह्मोस मिसाइल की डील फाइनल होने के बाद उनको ऐसी जगह पर चोट लग गया होगा जिसको ना तो वो किसी को दिखा पाएंगे या फिर बता पाएंगे। पर अभी DRDO की तरफ से बताया गया कि ब्रह्मोस मिसाइल के बाद अभी आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी मल्टीपल देश हैं जो कि आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को एक्वायर करने के लिए इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं।
अब आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के अलावा अस्त्र मिसाइल, टॉर्पिडोज, रडार और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी भारत आगे चल के एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है और भारत से अभी इन सिस्टम को खरीदने के लिए इंटरनेशनल कस्टमर्स की तरफ से एवल्यूशन करना शुरू कर दिया गया। लेकिन फिलहाल के लिए वो कौन कौन से देश हैं जो कि भारत से इन सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम बताया नहीं गया है। अगला अपडेट J-20 की तरफ से, जो कि चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब 1-2 दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि चाइना की तरफ से अभी अपनी J-20 में कुछ फर्दर मॉडिफिकेशन करने का फैसला किया गया है, जो कि आगे चल के J-20 को नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज देने वाला है। वैसे अभी की बात करें तो J-20 को एक 5th जनरेशन फाइटर कहा जा रहा है, लेकिन आगे चल के चाइना इसमें AI सिस्टम और लेजर वेपन्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है और इसको लेके एक दिन पहले ही चाइना की CCTV की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। अब देखा जाए तो लेजर वेपन्स यकीनन फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम है जो कि ऑफेंसिव नहीं बल्कि डिफेंसिव में भी काम आ सकता है और दुश्मन की तरफ से फायर किए गए मिसाइल या इनकमिंग थ्रेट्स को टारगेट करने के लिए एक बहुत ही बेहतर वेपन सिस्टम हो सकता है, जिससे रिएक्शन टाइम जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। लेकिन लेजर वेपन सिस्टम की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनको मैसिव अमाउंट की पावर की ज़रूरत पड़ती है और अभी तक जितने भी लेजर वेपन सिस्टम को टेस्ट किया गया वो या तो शिप बेस्ड सिस्टम थे या फिर ट्रक माउंटेड सिस्टम थे, जहाँ पर उनको सफिशिएंट पावर देने के लिए एक एक्सटर्नल पावर सोर्स का इस्तेमाल किया गया था। अब यूएस की तरफ से भी अपने C-130 एयरक्राफ्ट में एक लेजर वेपन को इंटीग्रेट करके टेस्ट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन C-130 की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसमें हम लेजर वेपन को फिट कर सकते हैं और साथ ही इसको एडिशनल पावर को देने के लिए भी इसके लिए एडिशनल पावर सोर्स का इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन J-20 की बात करें तो ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसमें एक लेजर वेपन को पावर करने के लिए सफिशिएंट पावर नहीं होने वाला और इसकी इंटरनल वेपन बे में या एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए अगर कोई छोटी साइज की लेजर पॉड को भी डेवलप कर लिया आता है तो तब भी उसको पावर करने के लिए J-20 सक्षम नहीं होने वाला और ऊपर से एक छोटे साइज के और पावरफुल लेजर वेपन को डेवलप करना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक चाइना की तरफ से भी एक एक्सटर्नल लेजर पॉड को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है जिसको वो J-10 में इस्तेमाल करने वाले हैं। पर अगर सेम पॉड को J-20 में इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जाता है तो इससे J-20 की स्टेल्थ प्रोफाइल काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और फिलहाल के लिए चाइना की तरफ से ये जो लेजर वेपन का स्टेटमेंट दिया जा रहा है इसको फिलहाल एक अफवाह ही बताया जा रहा है, क्योंकि अभी इसको डेवलप कर पाना और J-20 में इंटीग्रेट कर पाना लगभग नामुमकिन होने वाला है। और चाइना यहाँ पे जानबूझकर अपनी J-20 को बेहतर साबित करने के लिए एक माइंड गेम को खेलने की कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी गुजरात की मुंद्रा पोर्ट से पाकिस्तान को भेजे जाने वाले इलीगल वेपन और अम्युनिशन को जब्त किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में कल यानी कि फ्राइडे को एक शिप में कुछ संदेहजनक चीज होने की खबर मिली थी और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से ये आगाह किया गया था कि मे भी अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ से पाकिस्तान कुछ संदेहजनक चीजें हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बाद मुंद्रा पोर्ट में जब उस शिप को रोका गया था और कंटेनर को छानबीन किया गया था तो उसमें 200 टन के आसपास एमुनेशन बरामद किया गया था। इसमें भारत की कंपनी भी शामिल है जिसका नाम साई वंदन इन्फिनियम प्राइवेट लिमिटेड है, जिसकी तरफ से इन सिस्टम को इंपोर्ट किया गया था और मे भी इनको यहाँ से पाकिस्तान भेजने का फैसला किया गया था। अब इसमें जो वेपन्स थे वो सभी पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन थे और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि ये जो वेपन अभी या एमुनेशन अभी जब्त किया गया इनको मे बी टैक्स को बचाने के लिए इस तरीके से इंपोर्ट करने की कोशिश किया जा रहा था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।